हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में सारा विजयनगर साम्राज्य इसकी चर्चा करेंगे जो कि संक्षेप में रहेगी। यह वीडियो आप सभी के लिए जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या और अदर एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, सबके लिए ये बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। तो हम विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल, ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। इसके ही कार्यकाल में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसके ही कारणों से हुई, क्योंकि यह था मध्य भारत का सुल्तान, उत्तरी भारत का सुल्तान था दिल्ली में। और इधर दक्षिणी में क्या हुआ था, दक्षिणी भारत में विद्रोह हो गया था। तो विद्रोह को दबाने के लिए जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दक्षिण भारत जाता है, वहां की एक राजधानी है काम्पिली से दो हिंदू अधीनस्थ शासक कौन कौन थे? दो हिंदू अधीनस्थ शासक, हरिहर एवं बुक्का। इनको वहां से क्या करता है, बंदी बना लाता है। हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर अपने पास रखने लगता है 1325 ईस्वी में। फिर दोबारा कुछ दिनों बाद फिर दक्षिण में विद्रोह शुरू हो जाता है। जब दक्षिण में विद्रोह शुरू होता है तब फिर यह हरिहर और बुक्का को ही भेजता है, क्योंकि हरिहर और बुक्का इतने अच्छे थे, इतने चाटुकार थे कि उन्होंने बहुत जल्दी ही मोहम्मद बिन तुगलक से अपना अच्छा संबंध बना लिया था। तो इस कारण संबंध बनाने का दूसरा कारण भी क्या था, वो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो चुके थे। तो मुस्लिम धर्म परिवर्तित होना मतलब उन लोगों का ये मानना था कि ये हमारा अब विश्वसनीय हो गया। इसीलिए अगर दक्षिण का विद्रोह हुआ तो सबसे पहला कारण वो विश्वसनीयता। दूसरा कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति को ना जानना, भौगोलिक स्थिति से कम वाकिफ होना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति से उतना ज़्यादा वाकिफ नहीं था जितना ज़्यादा हरिहर और बुक्का वाकिफ थे, जानते थे। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः हरिहर और बुक्का को ही दिल्ली से और दक्षिण भारत को वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अब यहां तक बात हो गई। फिर क्या हुआ, जैसे ही यहां पर आए, यहां पर इन्होंने विद्रोह को शांत किया। और विद्रोह करने वाला कौन था? विद्रोह करने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई। तो उन्होंने क्या किया, हरिहर और बुक्का ने विद्रोह शांत करके और वहीं पर काम्पिली में ही, कहाँ, काम्पिली में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। किसने? हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर, हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब इन्होंने यहाँ पर स्थापना कर दी। यहाँ पर ये विजयनगर साम्राज्य जो है, वर्तमान कर्नाटक में हम्पी जो बोला जाता है, हम्पी है, वही जो है हम्पी, ये इसके अवशेष हैं, किसके? विजयनगर साम्राज्य के ही। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने के बाद में यहीं पर एक इसके गुरु थे। गुरु का नाम था क्या? विद्यारण्य। हरिहर, सब राजा कौन बनाया गया? राजा बनाए गए हरिहर बड़े थे, हरिहर राजा बने। और बुक्का जो इनके छोटे भाई थे वो सेनापति बने। सेनापति कौन बना? बुक्का। और हरिहर क्या बने? राजा बने। अब इन दोनों भाइयों को मुस्लिम धर्म इन्होंने अपना लिया था, तो इन दोनों भाइयों को हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तित करने वाले इनके गुरु थे। कौन? इनके गुरु थे विद्यारण्य। गुरु का नाम था क्या? विद्यारण्य। अब विद्यारण्य ने इनको फिर हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया।
अब हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए विद्यारण्य ने 2 व्रत अपनाए। विद्यारण्य के 2 व्रत भी पूछे जाते हैं। पहला व्रत है देवल स्मृति। पहला व्रत कौन सा है? देवल स्मृति। और दूसरा व्रत है चंद्रायण। इन 2 व्रतों के सहारे इन्होंने इनको फिर हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने किस वंश की स्थापना की है? विजयनगर वंश। विजयनगर में 4 वंश आते हैं। तो विजयनगर वंश में चारों वंश इस प्रकार है, जैसे सबसे पहला वंश है संगम वंश। तो विजयनगर में सबसे पहले वंश संगम वंश की ही स्थापना की। क्यों? क्योंकि इनके पिता का नाम था संगम। किसके पिता का? हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। तो सबसे पहले संगम वंश की स्थापना हुई। संगम वंश का शासन चला 1336 ईस्वी से लेके 1485 ईस्वी तक। यह संगम वंश का शासन चलता है। फिर इसके बाद में आता है सालू वंश। सालू वंश का शासन चलता है 1485 से लेकर 1505 तक। सालू वंश का शासन कब तक चलता है? 1485 से लेकर 1505 तक। फिर इसके बाद में आता है तुलु वंश का शासन चलता है 1505 से लेकर और 1565 तक। फिर इसके बाद में संगम, सालू, तुलु, फिर अराविडु वंश आता है। अराविडु वंश जो आता है इसका शासन चलता है 1565 से लेके 1670 ईस्वी तक। ठीक, ये 4 वंश विजयनगर साम्राज्य के वंश हैं। ठीक, अब क्या हुआ? अब संगम वंश की बात करी जाए। संगम वंश के सभी शासक। तो संगम वंश में हमने बात कर ली है किसकी? हरिहर की। हरिहर शासक बना। जब हरिहर शासक बने तो हरिहर ने तो व्रत अपना लिया, हरिहर हिंदू धर्म में आ गए। संगम वंश की बात कर रहा हूं इस समय में। संगम वंश में हरिहर, यानी हरिहर जब शासक बने, हरिहर ने हिंदू धर्म अपना लिया। अब हरिहर ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद में अपनी पहली राजधानी कौन बनाई? अनागोंडी को इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई। किसने? हरिहर प्रथम बोल रहा है। हरिहर ने अपनी पहली राजधानी कौन बनाई? अनागोंडी बनाई। ठीक, फिर इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। फिर परिवर्तित करके क्या किया? विजयनगर राजधानी कर दी। ठीक, इन्होंने अनागोंडी के बाद में कौन सी राजधानी बनाई? विजयनगर राजधानी बनाई। और इन्होंने क्या किया? पहला काम ये किया। दूसरा काम क्या किया? इन्होंने कृष्णा नदी से लेकर और कावेरी नदी तक इसके बीच का क्षेत्र, इसमें अपना पूरा राज्य स्थापित कर दिया। दूसरा काम यह किया। पहला काम अनागोंडी से पहली राजधानी अनागोंडी बनाई और दूसरी राजधानी परिवर्तित करके विजयनगर। 2 राजधानियां यहाँ पर हो गई, अनागोंडी और यहाँ पूछा जाता ना विजयनगर साम्राज्य में कितनी राजधानियों का परिवर्तन हुआ। तो संगम वंश में ही पहले हरिहर ने ही पहली अनागोंडी राजधानी बनाई और फिर बनाई विजयनगर राजधानी। फिर इसके बाद में यहाँ था होयसल पर शासन था बीरबल का। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, होयसल पर शासन था किसका? बीरबल थर्ड। इनको भी पराजित करके क्या किया? होयसल पर भी अधिकार कर लिया। यहाँ पर बीरबल तृतीय और बीरबल चतुर्थ। हालांकि ये लड़ाकू नहीं थे। हरिहर लड़ाकू नहीं थे, लड़ाकू थे बुक्का सेनापति थे। बुक्का के द्वारा ही राज्य का विस्तार किया गया। लेकिन हरिहर बड़े थे और ये दोनों आपस में मिलजुल कर चलते थे। हरिहर के पास बुद्धि थी, बुक्का के पास बल था। तो बुक्का बल की वजह से होयसल वंश पर लड़ गए और बीरबल तृतीय को पराजित करके होयसल वंश को भी विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक, अब इसके बाद में 1356
1356 ईस्वी। हरिहर 1356 ईस्वी में क्या हुआ, हरिहर की मृत्यु हो गई। जैसे ही हरिहर की मृत्यु होती है तुरंत बुक्का, हरिहर की मृत्यु होने के बाद में आ जाते हैं कौन, बुक्का। बुक्का का शासन चला। हरिहर की मृत्यु हुई, तुरंत बुक्का गद्दी पर बैठ गए। बुक्का गद्दी पर बैठे। बुक्का ने शासन किया है 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक। बुक्का का शासन है 1356 से 1377 ईस्वी तक। अब बुक्का ने इतनी देर तक शासन किया। बुक्का ने शासन करने में सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। पहली उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक मतलब वेदों के अनुसार चलने वाला। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सायण को क्या किया था, एक गुरु और सायण थे, उनको प्रश्रय दिया था। इन्होंने क्या किया गया, एक सायण गुरु थे, उनको क्या दिया था, प्रश्रय। देखो कोई अगर गुरु है या सम्मानित आदमी है, उसको तुम आश्रय नहीं दे सकते हो। आश्रय के शब्द पे कौन सा शब्द प्रयोग होता है, प्रश्रय शब्द प्रयोग होता है। उनको उन्होंने क्या दिया, प्रश्रय दिया। ठीक, करो। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद में बुक्का तो लड़ाकू था ही। बुक्का ने इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों सागरों पर इसने अधिकार कर लिया। किसने, बुक्का प्रथम ने तीनों पर अधिकार कर लिया। अब इसके बाद में क्या किया, इसने रायचूर के दोआब पर भी कब्जा कर लिया। तीसरा पॉइंट, तीनों समुद्रों पर कब्जा कर लिया। चौथा पॉइंट, रायचूर के दोआब पर कब्जा कर लिया। अब इसके बाद में क्या किया, इसने मदुरई में क्या किया, मदुरई में अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम था क्या, कंपन। मदुरई में अपने पुत्र कंपन को क्या बनाया, सूबेदार बना दिया, यानी राजा बना दिया, यानी अधीनस्थ शासक बना दिया। और कंपन को अधीनस्थ शासक इसलिए बनाया क्यों, कंपन ने मदुरई को जीता था। मदुरई को जीतने वाले कंपन थे, तो कंपन को वहां का शासक बना दिया। अब कंपन और मदुरई जीते, तो इसके लिए इनकी पत्नी का नाम था गंगा देवी। गंगा देवी ने क्या किया, मधुरा विजयम लिखी है। मधुरा विजयम एक रचना लिखी है जो गंगा देवी की है, जो इनकी पत्नी है, किसकी, कंपन की, और बुक्का की क्या है, बहू है। जो बुक्का की बहू है और उसकी क्या नाम, कंपन की क्या है, पत्नी है। ठीक, अब इसके बाद में क्या किया, इसी ने किया था बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह प्रथम, इसी के द्वारा बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह प्रथम पर आक्रमण किया था। किसने, बुक्का ने। और सबसे पहली बार यहीं पर बारूद का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, बारूद का प्रयोग किया था। किसने, बुक्का ने सबसे पहले दक्षिण भारत में बारूद का प्रयोग करने वाले कौन थे, बुक्का थे। ठीक, और इन्होंने किस पर आक्रमण किया था, बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह प्रथम पर आक्रमण किया था। बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह प्रथम पर। अच्छा, बहमनी साम्राज्य भी 5 भागों में विभाजित हो चुका था, छोटे छोटे टुकड़े। कौन, बीदर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। इसमें भी बहमनी साम्राज्य क्या हुआ था, विभाजित हो चुका था। ठीक, अब इसके बाद में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। किसकी, बुक्का प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अब इस बुक्का प्रथम के बाद में आते हैं कौन, हरिहर
हरिहर द्वितीय हरिहर के पुत्र थे और बुक्का के भतीजे। कौन आता है? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय छोटा था, राजकुमार तो था ही, इसीलिए बुक्का शासन किए थे। और जैसे ही बुक्का खत्म हुए वैसे कौन आ गया? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु हुई। 1377 ईस्वी में हरिहर द्वितीय राजा बना दिए गए और 1406 ईस्वी तक हरिहर द्वितीय ने शासन किया। 1406 ईस्वी तक हरिहर द्वितीय ने शासन किया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने श्रीलंका पर भी कर वसूला था। क्या किया था? श्रीलंका पर कर वसूला था। दूसरा काम क्या किया था? राजाधिराज, राजाधिराज, राजव्यास, राज वाल्मीकि की इन्होंने क्या की थी? उपाधियां धारण की थी। किसने? हरिहर द्वितीय ने। इन्हीं के समय एक इरुगाथा थे, एक इरुगाथा विद्वान थे। कौन? इरुगाथा विद्वान। इन्होंने नानार्थ रत्नमाला की रचना की थी। इरुगाथा ने किसकी रचना की थी? नानार्थ रत्नमाला की रचना की थी। अब इसके बाद में इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1406 ईस्वी में। 1406 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में आते हैं कौन? देवराय प्रथम, महाचूतिया शासक देवराय प्रथम। अब देवराय प्रथम इन्होंने क्या 1406 ईस्वी में शासन संभाला। 1406 ईस्वी में प्रथम जो थे इन्होंने क्या किया? 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1406 ईस्वी से और 1422 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये इतने डरपोक समझो या कुछ भी समझो, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहमनी साम्राज्य के फिरोज शाह, बहमनी साम्राज्य में फिरोज शाह एक शासक था, उससे युद्ध किया और पराजित हो गए। पराजित होने के बाद में अपनी पुत्री का इससे विवाह कर दिया। सबसे बढ़िया काम किया, सबसे घटिया काम किया। क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इसके डर की वजह से। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद में इन्होंने एक काम और किया। एक काम क्या किया? हरिद्रा नामक बांध बनवाया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने दूसरा काम किया नहर विभाग पर। नहर विभाग पे काम किया, वही एक अच्छा काम था विजयनगर साम्राज्य में। इन्होंने तुंगभद्रा नदी जो कि इनके लिए बहुत भाग्यशाली नदी थी। किसके लिए? विजयनगर साम्राज्य के लिए। उस पर हरिद्रा नामक बांध बनवाया इन्होंने। हरिद्रा बांध बनवाया, सबसे बड़ा काम ये किया इन्होंने। किसने? देवराय प्रथम ने। इन्हीं के समय पर इटली का एक यात्री था निकोलो कोंटी। इसी समय इनके यहाँ इटली का एक यात्री था। कौन? इटली यात्री निकोलो कोंटी जो भारत आता है और भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भारत में विजयनगर की, किसकी? विजयनगर की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों की चर्चा करता है और विजयनगर को एक नया नाम देता है। क्या? विजन गोलिया के नाम से विजयनगर को पुकारता है। ठीक, ये हमारी बात हो गई किसकी? देवराय प्रथम की। अब देवराय प्रथम काम खत्म। देवराय सेकंड, इसका पुत्र देवराय सेकंड जब आता है तब देवराय सेकंड इन पर बहुत ही नाराज था। किस पर? अपने चूतिया बाप पर। देवराय प्रथम इनसे बहुत ही नाराज था। किस लिए नाराज था? ये मक्कार थे और अपनी पुत्री, मतलब देवराय प्रथम के बाद में देवराय सेकंड जो आता था वो अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा नाराज था, क्योंकि पिता बहुत कायर था। अपनी पुत्री की शादी कर दी थी, यानी उसकी बहन की शादी कर दी थी बहमनी साम्राज्य में, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए छोटे पर से ही एकदम बहुत ही कड़ा था। मतलब कैसा था? बहुत ही। इसीलिए इसको उपाधियां मिली हैं। कौन? इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय, इस तरीके से इसको उपाधियां मिली हैं।
इसको उपाधियां कौन मिली हैं? गजबटेश्वर, इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय, इन उपाधियों से ये नवाजा गया है। इसके बाद में ये इतना ज़्यादा दुखी था अपने बाप से और बहमनी साम्राज्य से बदला लेना चाहता था, इसीलिए इसने तुर्क धनुर्धारियों को अपनी सेना में भर्ती किया, क्योंकि तुर्क धनुर्धारी बहुत ही महंगे दामों पर आते थे, इसलिए तुर्क धनुर्धारियों को अपनी सेना में लाया ये। ठीक, ये और काम ये करता था, ये सहिष्णु शासक था। कैसा शासक था? सहिष्णु, मतलब नाराज जरूर था बहमनी साम्राज्य से, लेकिन इसके पास में ऐसी दया भावना थी कि हिंदू और मुस्लिम को बराबर समझता था। इसलिए अपने सिंहासन के एक तरफ कुरान रखता था और दूसरी तरफ गीता रखता था। कौन? देवराय प्रथम। इसी के समय पुर्तगाली अब्दुल रज्जाक भी आया था। अब्दुल रज्जाक इसी के समय में भारत आया था। ठीक, अब्दुल रज्जाक इसके समय में भारत आया था। इसी के जो मंत्री थे, इसके मंत्री थे लखन्ना दंडेश। लखन्ना दंडेश का नाम आता है, इसके मंत्री थे दंडेश, लखन्ना दंडेश इसके मंत्री थे। और इसके गुरु थे कौन? दिनदिमा इसके गुरु थे, राजगुरु थे। इनसे इसके पिता के गुरु थे कौन? इससे इनके पिता के गुरु थे श्रीनाथ से इनका शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ में श्री दिनदिमा हार गए थे, इसीलिए इनके ऊपर इसने पैसों की बौछार, सोने के रुपयों की बौछार करी थी। किसके ऊपर? श्रीनाथ के ऊपर। और इनको सार्वभौम की उपाधि भी दी थी। सार्वभौम की उपाधि भी देने वाला कौन था? देवराय सेकंड ने एक और काम किया। देवराय सेकंड का काम, ये संगम वंश, किस वंश का? संगम, सालू, तुलु, अराविडू। तो संगम वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? देवराय सेकंड। ठीक, देवराय सेकंड की 1446 में मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में इसका पुत्र आता है मल्लिकार्जुन। इसका पुत्र कौन आता है? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ने 1446 से लेकर और 1465 तक शासन किया। मल्लिकार्जुन का शासन कब तक रहा? 1465 तक शासन रहा। इनके समय में एक चीनी यात्री होता था माहुयान चीनी यात्री इनके समय में आया। माहुयान ये चीनी यात्री था। ये प्रसिद्ध किस लिए हुआ? क्यों? चीन भारत से स्थल सीमा से भी लगा हुआ है, लेकिन ये आया था समुद्री सीमा से। किस सीमा से आया था? समुद्री सीमा से। इसीलिए इसकी चर्चा होती है। किसकी? माहुयान की। इसने सारी उपाधियां अपने बाप वाली ली, अपने पिता की सारी उपाधियां ले ली। कौन? गजबटेश्वर, इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय, ये सारी उपाधियां इसने धारण करी। किसने? मल्लिकार्जुन ने। मल्लिकार्जुन मतलब इतना कमजोर भी नहीं था और इतना शक्तिशाली भी नहीं था, इसीलिए गजपति शासक और बहमनी शासक दोनों से इसका विद्रोह हो गया। किससे विद्रोह हुआ? गजपति शासक थे उड़ीसा में रहने वाले, उड़ीसा के शासक थे गजपति शासक और बहमनी साम्राज्य के शासक। इससे इनका बहुत तगड़ा विद्रोह हुआ। अब इतना तगड़ा विद्रोह हुआ, इन दोनों ने क्या किया? इसके पुत्र को भड़का दिया। तो इसके पुत्र भड़काने पर क्या हुआ? इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। पुत्र मतलब कौन? विरूपाक्ष सेकंड को भड़काने वाले कौन थे? गजपत शासक और बहमनी शासक। इन दोनों ने भड़का दिया और विरूपाक्ष सेकंड ने अपने पिता मल्लिकार्जुन की हत्या कर दी। अब मल्लिकार्जुन की हत्या कर दी तो हत्यारा ही होता है, तो हत्या होना गलत हुआ। इसलिए पूरी जनता विरूपाक्ष सेकंड से नाराज हो गई। पूरी जनता विरूपाक्ष सेकंड से नाराज होने पर
अब यहाँ पर क्या हुआ, इसी को प्रथम बल प्रहार बोला जाता है। किसको प्रथम बल प्रहार बोला जाता है? मल्लिकार्जुन पर विरूपाक्ष का आघात, इसको विजयनगर का प्रथम बल प्रहार बोला जाता है। प्रथम बल प्रहार बोला जाता है। इसके बाद में क्या हुआ, चंद्रगिरी के गवर्नर थे एक, चंद्रगिरी के गवर्नर थे सालू नरसिंह। नाम क्या था उनका? सालू नरसिंह। इनके सेनापति थे नरसा नायक। नरसा नायक सेनापति थे। इन्होंने लाभ उठाया इस बल प्रहार का और इन्होंने अपने राजा सालू नरसिंह को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक, अब सालू नरसिंह गद्दी पर जैसे ही बैठे तो क्या हुआ, सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की स्थापना की? सालू वंश। सालू वंश कब तक चला? 1485 से लेकर 1505 ये सालू वंश चला। 1485 में बैठे कौन? सालू नरसिंह। अब सालू नरसिंह के दो पुत्र थे। सालू नरसिंह के दो पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था तिम्मा नरसिंह, दूसरे पुत्र का नाम था इम्माड़ीदेव नरसिंह। तिम्मादेव नरसिंह और इम्माड़ीदेव नरसिंह। ठीक, अब क्या हुआ, तिम्मा और तिम्मा तो पहले ही मार दिए गए। इसके बाद इम्माड़ शासक, इम्माड़ बड़ा था और तिम्मा छोटे थे। इम्माड़ी को पहले राजा बनाया गया, इम्माड़ खत्म कर दिए गए। इसके बाद में तिम्मा शासक बनाए गए। तिम्मा जैसे ही शासक बनाए गए तो नरसा नायक के एक पुत्र थे वीर नरसिंह। नरसा नायक जो सेनापति है, इसी का पुत्र था कौन? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने सालू नरसिंह के दो पुत्र इम्माड़ी और तिम्मा राजा बने। इम्माड़ी पहले ही चल बसे, तिम्मा राजा बने। तिम्मा को मारने वाले थे नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने तिम्मा को मार दिया। इसको बोलते हैं द्वितीय बल प्रहार। क्या बोलते हैं? द्वितीय बल प्रहार बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य का। नरसा नायक के पुत्र ने वीर नरसिंह को मार करके और 1505 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की स्थापना कर दी? तुलु वंश की स्थापना कर दी। तुलु वंश की स्थापना कर दी। 1505 से लेकर 1565 तुलु वंश का शासन रहा। अब तुलु वंश में वीर नरसिंह पहला शासक बना, जिसने 1505 से लेकर 1509 तक शासन किया। कब तक? 1509 तक 4 साल इसने शासन किया। वीर नरसिंह ने 4 साल तक शासन किया। ठीक, अब इसके बाद में वीर नरसिंह के शासनकाल में एक काम था, बारथेमा आए थे। बारथेमा इटली के यात्री थे, ये वीर नरसिंह के शासनकाल में आए थे। अब इसके बाद में क्या हुआ, वीर नरसिंह की मृत्यु हुई तो इसके बाद में कौन शासक बना? वीर नरसिंह के बाद में इसका कोई किताब में लिखा है इसका पुत्र थे, इसके वीर नरसिंह के। अब कोई कहता है इसके भाई थे। उनका क्या नाम था? कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह के बाद दूसरे शासक बने कौन? कृष्णदेव राय को कोई बोलता है वीर नरसिंह के पुत्र थे, कोई बोलता है, किसी किताब में लिखा है वीर नरसिंह के भाई थे। तो कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। तुलु वंश की गद्दी पर बैठे 1509 ईस्वी में कौन? कृष्णदेव राय। अब इन्होंने शासन किया है 1529 ईस्वी तक। 20 साल के शासन में विजयनगर का सबसे महानतम शासक, पूरे विजयनगर का संगम, सालू, तुलु और आविडू चारों वंशों में सबसे महानतम शासक सिद्ध हुआ। इसकी चर्चा भी बाबर ने अपने बाबरनामा में करी है कि 2 हिंदू राज्य थे, 5 मुस्लिम राज्य थे। हिंदू राज्यों में उन्होंने मेवाड़ की चर्चा करी है और दूसरे विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य का शासक जो कृष्णदेव राय था, उसकी चर्चा में उन्होंने लिखा है कि 7
मुस्लिम और हिंदू सभी साम्राज्यों को मिलाने पर भी जो सबसे अच्छा और सबसे महानतम शासक था वो कौन था? कृष्णदेव राय। ये चर्चा बाबर ने अपने बाबरनामा में की है। बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई बाबर की एक आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी हुई आत्मकथा है। ठीक, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। याद करना, मुसलमानों की 3 भाषाएं थी। कौन? तुर्की, फारसी और अरबी। मुसलमानों की तुर्की भाषा होती थी मातृभाषा, फारसी भाषा होती थी प्रशासनिक भाषा, और अरबी भाषा जो होती थी वो धार्मिक भाषा होती थी। 3 भाषाएं थी और उनके 3 रंग होते हैं। मुसलमानों के 3 रंग, हरा, काला और लाल। 3 रंगों के कपड़ों को प्रदर्शित करते हैं। हरा कपड़ा ये धर्म का प्रतीक होता है, किसके? मुसलमानों का। काला कपड़ा ये इज्जत और आबरू का प्रतीक होता है। और लाल कपड़ा दया का प्रतीक होता है और न्याय का प्रतीक होता है। दया और न्याय का प्रतीक कौन सा कपड़ा होता है? लाल। हरा कपड़ा धर्म का प्रतीक होता है और काला कपड़ा इज्जत और आबरू का प्रतीक होता है। मुसलमानों के 3 कपड़े हैं और मुसलमानों की ये 3 भाषाएं हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में हुआ ये इतना महान शासक था कि इसने बहमनी, कौन? कृष्णदेव राय ने बहमनी शासक और गजपति शासक दोनों को इसने पराजित किया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय दोनों को पराजित किया। इसके साथ में गजपत शासक ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। किसके साथ में? कृष्णदेव राय के साथ में। ठीक, इतना ज्यादा महान शासक। इसने क्या किया था? बहमनी साम्राज्य में बीजापुर, बहमनी साम्राज्य का एक टुकड़ा था बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके इनकी हत्या भी कर दी थी। किसकी? यूसुफ आदिल शाह की। बहमनी साम्राज्य के बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह की। किसने? कृष्णदेव राय ने। ठीक, अब इसने क्या, इसके समय में 2 यात्री आए थे। पहला यात्री था बारबोसा और दूसरा था डोमिंगो पायस। पहला था बारबोसा। इसने क्या किया था? इसने आर्थिक जीवन की चर्चा करी थी विजयनगर साम्राज्य की। और दूसरा था डोमिंगो पायस ने सामाजिक चर्चा करी थी। ठीक, इसी ने लिखा है कि उनके चेचक के दाग थे। किसके? कृष्णदेव राय का ठिगना कद था और उनके मुंह पर चेचक के दाग थे। यह चर्चा डोमिंगो पायस ने करी है। इन्होंने बहुत सी उपाधियां भी धारण करी, जैसे आंध्रभोज, यवन स्थापनाचार्य, और यवन आंध्र पितामह। इस तरीके से इन्होंने बहुत सी उपाधियां भी धारण करी है। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय की एक रचना है तेलुगु भाषा की, सबसे प्रसिद्ध रचना है। कौन? आमुक्त माल्यद है सबसे प्रसिद्ध रचना। ये तेलुगु भाषा में है और ये रचना है राजनीति पर रचना है ये। ठीक, फिर इसके बाद में इन्होंने संस्कृत में 2 नाटक भी लिखे। जैसे ही इनकी रचना ये प्रसिद्ध हुई तेलुगु भाषा में, अब इनको वैश्विक भाषा सीखना अनिवार्य हो गया। कोई होता है सेलिब्रिटी या कोई जब प्रसिद्ध हो जाता है ना तो अंग्रेजी सीखने लगता है। इसी तरीके से तेलुगु भाषा में जैसे ही इन्होंने अपनी रचना लिखी, ये रचना प्रसिद्ध हुई, वैसे ही इन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। संस्कृत भाषा सीखने पर अब कुछ जो इन्होंने सीखा था वो तो लिख डाला। अब लिखे क्या? तो संस्कृत भाषा में जो कुछ भी लिखा है वो नाटक ही लिखा है। ठीक, तो पहला नाटक है जामवती कल्याणम, दूसरा नाटक है उषा परिणय। ठीक, इन्होंने बहुत से विद्वानों को प्रश्रय भी दिया। क्या दिया? प्रश्रय भी दिया। ठीक, तो इनके विद्वानों में प्रश्रय देने के लिए इन्होंने 8 अष्टदिग्गज के नाम से एक संस्था चलाई, जिसमें अल्लासीन पेडन्ना जो थे सबसे प्रमुख थे।
वो अष्ट दिग्गजों में सबसे प्रमुख थे। तेनालीराम हो गए, हास्य कवि हो गए, इन्हीं के समय में तेनालीराम हास्य कवि हो गए। ठीक, ऐसे इन्होंने अष्ट दिग्गज के नाम से जो बनाई थी, इसमें 8 कवि थे। ठीक, इन्होंने विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, चिदंबरम मंदिर, इनकी स्थापना भी करी है, इनका निर्माण भी करवाया है। किसका? विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और चिदंबरम मंदिर। इसका निर्माण करवाने वाले कौन है? कृष्णदेव राय। इन्होंने एक शहर की भी स्थापना की है, शहर का नाम है नागलपुर शहर। इनकी एक मुख्य विशेषता क्या है? इन्होंने सबसे पहले गोपुरम, हर अपनी इमारत में गोपुरम का निर्माण करवाया। सबसे प्रमुख विजयनगर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? गोपुरम। अब 2 मिनट का और रह गया है। इसके बाद में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अपनी वसीयत अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय से को कर दी थी। हालांकि इनका पुत्र भी था, इन्होंने शादियां करी थी। अभी हमने बताया गजपत शासक की लड़की से शादी करी थी, तो सौतेली माँ आएगी, समझ जाओ होगी तो परम ही। तो सौतेली माँ थी, इसलिए सौतेली माँ थी तो पहली वाली इसकी जो पत्नी थी कृष्णदेव राय की, देखो महान तो था, लेकिन कूटनीतिज्ञ, ऐसा शासक क्या अपने लड़के को ना देके अपने चचेरे भाई को दे गया? जबकि ऐसा नहीं था। सदाशिव राय इसका पुत्र था। किसका? कृष्णदेव राय का। बस बात क्या थी? दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था। और कृष्णदेव राय का पुत्र था सदाशिव राय, समझना थोड़ा। इसकी एक बहन भी थी। किसकी? सदाशिव राय की एक बहन थी। बहन की शादी हुई थी राम राय से। किससे शादी हुई थी? राम राय से। राम राय चाहता था कि हमारा साला राजा बने, सदाशिव राय। ठीक, लेकिन कृष्णदेव राय ने वसीयत कर दी थी किसको? अच्युत देव राय को। तो अच्युत देव राय राजा बनाए गए, लेकिन राम राय पीछे नहीं हटा। राम राय था इसका जीजा सदाशिव राय का। राम राय ने कूटनीति चल के सदाशिव राय को कुछ राज्य प्रदान जरूर करा दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? अच्युत देव राय जब राजा बने 1415